नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि सीटेट 2025 में क्लास 4th के न्यू एनसीईआरटी का लेसन नंबर 4 है प्रकृति पथ। प्रकृति पथ मतलब प्रकृति की ओर चलना, प्रकृति में रास्ते बनेंगे यानी सड़क बनेंगे, रोड बनेंगे, कहाँ जाना है, इस चैप्टर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। प्रकृति पथ यहाँ पे दिया गया है। प्रकृति यानी सड़कें हैं जिस पे जा रहे हैं। क्या आप कभी बरगद के पेड़ देखा है जिसकी जड़ें जमीन से छू रही हैं? पानी में गोता लगाता हुआ रंगीन पक्षी, एक मकड़ी अपना जाल बुन रही है, फूल के चारों तितलियां उमड़ रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यह बरगद का पेड़ है, ये पानी है, ये पक्षियां इसमें गोते लगा रही हैं, ये मकड़ी है, जाले बुन रही हैं, और यहाँ पे फूल है, यहाँ पे तितलियां मड़रा रही हैं। ठीक, अब इनके बारे में क्या है? प्रकृति अद्भुत जानवरों और पौधों से भरी हुई है। साहसिक शुरू होना, छात्र अपने टीचर के साथ मध्य प्रदेश में पंचपड़ी प्राकृतिक अभियान थे। ये आपका सीटेट 2025 का सवाल है कि पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे पक्षियां उड़ रही हैं। जैसे ही वन में प्रवेश द्वार पर पहुंचे, छात्र बहुत सारे ऊंचे पेड़ों चहचहाते हुए पक्षियों को देखकर उत्साहित हुआ। पंचमढ़ी यहां भी पक्षियां उड़ रही हैं। करो या न करो, कृपया नए स्थान पर सावधान रहे, कृपया जानवरों को न छेड़े। जब आप कहीं जाते हैं घूमने टहलने पार्क में, तो इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये भी सीटेट का आपको सवाल पूछेगा 2025 में। कृपया नए स्थान पर सावधानी से रहें, कृपया जानवरों को न छेड़े, कृपया जानवरों को खाना न खिलाएं, कृपया पेड़ों और फूलों को नुकसान न पहुंचाएं, कृपया पालतू जानवर, आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार का हथियार न लें, कृपया पॉलीथीन बैग न लें, कृपया सार्वजनिक उपयोगिता में नुकसान न पहुंचाएं, कृपया जंगल में कोई भी कचरा न फेंकें। यह कहीं आप जाते हैं घूमने तो वहां पर ये इंस्ट्रक्शन रहता है। इसके बाद यहां पे है, यह है पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर ये विभिन्न प्रकार के जानवर पेड़ पौधे आप देख रहे हैं। यह भी इस तरह से उद्यान में पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे जानवर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पेड़ की छाया में इधर बंदर है, याक है, पक्षियां हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर यहां पर आपको पेड़ के नीचे यहां पे दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय विशाल गिलहरी एक बड़ी लाल रंग की गिलहरी है, जो ये भी आपका सीटेट 2025 का क्वेश्चन। भारतीय विशाल गिलहरी एक बड़ी गिलहरी है, लाल रंग की गिलहरी होती है, जो पंचमढ़ी और अन्य स्थानों पे पाई जाती है। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान में एक ऐसी गिलहरी है जो लाल रंग की है और जिसकी पूंछ भी क्या होती है? लंबी होती है। यह पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहां फिर देखते हैं, यहां पर एक विशेष प्रकार का जानवर दिखाया गया है, बंदर, जिसमें
चश्मे वाला बंदर त्रिपुरा का राजकीय पशु है। ये भी आपका CTET 2025 का क्वेश्चन है। यानी चश्मे वाला बंदर कहाँ पाया जाता है? त्रिपुरा में पाया जाता है, वहां का राजकीय पशु है। इसके आंखों के चारों ओर सफेद धब्बे ऐसा दिखते हैं मानो ये चश्मा पहना हुआ है। यह एक बंदर है, इसके चारों आंखों के सफेद धब्बे हैं, ऐसा लगता है कि यह चश्मा पहना हुआ है। चश्मा वाला बंदर है। कहाँ का राजकीय पशु है? त्रिपुरा का है। यह भी एक तालाब है जहां पर पशु है, पक्षी हैं, जानवर हैं, सभी लोग हैं, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। यह एक प्रकार की, यहाँ भी आपको पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान में जा रहे हैं बच्चे, यहां से जीप से आगे की ओर बढ़ेंगे और जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। शायद हिरण या बाघ, खरगोश, मुझे एक खरगोश दिख रहा था, घास चबा रहा था। पैरों के निशान को देखकर जानवरों के बारे में हमें पता लगाना है। सार्थक एक बड़ी पक्षी के बारे में जानना चाहता था। लंबी पूंछ, बड़ी घुमावदार बाल, चोंचों के साथ पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ था। ये कौन सा पक्षी होगा? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये दूर जो है पेड़ पर एक घुमावदार पूंछ पे बैठा हुआ था, इसका नाम है हार्नबिल। ये कौन सा पक्षी है? हार्नबिल है। ये भी आपका सवाल बनता है। इसके माथे से सींग जैसा एक हेड गियर निकलता है, इसीलिए इसे हार्नबिल कहते हैं। मोर जैसे कुछ पक्षी रंग बिरंगे होते हैं, जबकि उल्लू जैसे अन्य पक्षियों की नजर तेज होती है, जिन्हें रात में देखने में मदद होती है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो रात को देखता है? आपको आएगा आउल, उल्लू। उल्लू जो होता है वो रात को देखता है। इसके बाद यहां पक्षी हैं, तोता है, पक्षियां हैं, बत्तख है। एक प्लेट में अनाज, जामुन, फल, मेवे आदि जैसे अलग अलग खाद्य पदार्थ लें। इन खाद्य पदार्थों को चम्मच, टूथपिक, टेस्ट द्वारा जोड़ी उपयोग करके चुनने का प्रयास करें। इनमें से प्रत्येक खाद्य पदार्थ को चुनने के लिए उपयुक्त उपकरण देने की तालिका देखें। यहाँ पे कैसे हम खाते हैं इसके बारे में जानना है। यह जानना दिलचस्प है कि पक्षियों के पास चोंच और पंखे होते हैं, ठीक है, और उन्हें खाने और उनकी गतिविधियों में मदद करते हैं। एक बाज के पास अपने शिकार को पकड़ने के लिए तेज घुमावदार चोंच तथा तीखे पंजे होते हैं। एक ऐसा पक्षी जिसमें क्या होता है? घुमावदार चोंच होते हैं, तीखे पंखे होते हैं, वो कौन सा पक्षी है? ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जबकि एक सनबर्ड है, यह भी आपका पूछ सकता है सवाल। सनबर्ड के पास फूलों से अमृत पीने के लिए एक लंबी चोंच होती है। एक लंबी चोंच वाला पक्षी कौन है? सनबर्ड है। हम एक पक्षी की चोंच और पंजे को देखकर उसकी खाने और आदतों के अनुसार पहचान सकते हैं। एक सनबर्ड है जो चोंच लंबी होती है और क्या करती है? वो अमृत चूसने के लिए करते हैं काम, चोंचे। एक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ उपकरण को पक्षियों की विभिन्न प्रकार की चोंचों के आकार को पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चिमटा या प्लायर्स गौरैया की चोंच के समान दिखते हैं। यहां पर देखिए, ये बत्तख है, इसकी चोंच मछली पकड़ने के लिए है। ये पैरट है, ये खाने के लिए है, ये दाना चूंगने के लिए है। और ये सनबर्ड है, ये सनबर्ड क्या करता है? जो चोंच लंबी होती है फूलों से रस चूसती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के हम इनको पक्षियों को उनके चोंच के आधार पर, पंजों के आधार पर क्या खाते हैं उसके आधार पर पहचान सकते हैं। चोंच, पंजों और
इन सब चोंच पंजों और उनके आधार पर हम खाने के आधार पर पक्षियों को देख सकते हैं। पक्षी डायरी। यह एक कौवा है, इसके बारे में लिखा है सिर का रंग क्या है, पीछे का रोचक तथ्य। ये फिश है, मछली है, मेढक है, स्नेक है, सर्फ है, कछुआ है। पानी में रहने वाले जानवरों में जीवित रहने के लिए विशेष विशेषताएं होती हैं। मछलियों में तैरने के लिए पंख होते हैं। घड़ियाल जो मगरमच्छ का एक प्रकार है, में मछली पकड़ने की एक लंबी और सकरी नुकीली थूथन होती है। कछुओं के पास उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मजबूत खोल होते हैं और आसानी से तैरने में मदद करने के लिए जालदार पैर होते हैं। मेढक जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं। ये आपके सीटेट 2025 के सवाल है। इन्हें एम्फीबियन प्राणी कहते हैं, उभयचर प्राणी कहते हैं। उभयचर प्राणी वो प्राणी होते हैं जो जल और जमीन दोनों पर रहते हैं। जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं उनका नाम है उभयचर प्राणी। तो हम एम्फीबियन जंतु को देखते हैं, इसी के ग्रुप में आता है मगरमच्छ। छोटे जानवर। अचानक एक टिड्डा घास से उछलकर बाहर दिखाई पड़ा। यह कीट है। इसके 3 जोड़े। एक ऐसा कीट है, इसके 3 जोड़े पैर हैं, एक जोड़े एंटीना है जो अपने आसपास की चीजों को पहचान लेता है। कीटों में भी कभी कभी 2 जोड़ी पंख होते हैं, जैसे मक्खियां और टिड्डा। मक्खियां और टिड्डे के पास क्या होते हैं? 2 जोड़ी पंख होते हैं। टिड्डे की तरह आपको जंगल में कई कीड़े मिलेंगे, जैसे चींटियां हैं, भृंग, भृंग माने होता है भौरा, मधुमक्खियां हैं, मक्खियां हैं, परागण मेंटिस है, तितलियां हैं। ये सब टिड्डे की तरह ही होते हैं, पंखे होते हैं, उड़ते हैं। यहाँ भी कुछ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आपको दिखाए गए हैं जो टिड्डे की तरह हैं, उड़ते भी हैं, चलते भी हैं। और ये टिड्डा है, देखो ये भी है, ये उसी प्रजाति के हैं, कीट प्रजाति के हैं। प्रकृति पथ पर भ्रमण के दौरान छात्रों विभिन्न प्रकार के पौधों की पत्तियां एकत्रित की, जैसे इस प्रकार। जब पौधे बच्चे घूमने गए तो विभिन्न प्रकार की पत्तियों को उन्होंने एकत्रित किया। यहाँ पर ये पीपल की पत्ती है, बांस की पत्ती है, इस तरह से पत्तियां उन्होंने एकत्रित किया। यहाँ भी ये पत्तियां हैं, एकत्रित किया। ये भी पत्ती है। अलग अलग रंग, बनावट और आकार के अलावा क्या देखा कि पत्तियों के अलग अलग तरह की रेखाएं भी होती हैं। इन रेखाओं को सिराएं कहते हैं। नीचे दी गई छवि में देखो, ऐसी जो पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं सिरा विन्यास। सिरा विन्यास में क्या होता है कि ये लंबी लंबी ऐसे पत्तियों में लकीरें होती हैं, इसी को कहते हैं सिरा विन्यास। अगर यहां से पत्ती को फाड़ेंगे तो पूरा सिरा की तरह यहां तक फट जाएगी। सिरा विन्यास में क्या होता है? सिरा विन्यास जो है यह एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है। एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है। जितने भी एक बीज के पौधे होते हैं सब में पाया जाता है, जैसे गेहूं, धान, जौ, मक्का, इन सब में एक ही बीज होता है और एक ही बीज के पौधों में इस तरह से सिराएं होती हैं, सिरा विन्यास पाई जाती हैं। इन पत्तियों की पहचान इसी तरह से की जाती है और जितने भी एक बीज पौधे होंगे सिरा विन्यास वाले पौधे होते हैं। तो इन पत्तियों को उन्होंने देखा। इस प्रकार एक पत्ती यहां पे और दिखाई पड़ रही है जो इस तरह से है। इसका नाम है जालिका विन्यास। जालिका विन्यास है।
जालिका विन्यास का मतलब जाली ऐसे है, ऐसे पत्तियां होती हैं और इसमें क्या होती है, ऐसे जालियां होती हैं। अगर इनको फाड़ेंगे तो जितनी भी जालियां हैं सब जगह से फट जाएंगी और यह हमेशा द्विबीज पत्री में पाए जाते हैं। यह हमेशा द्विबीज पत्री में पाए जाते हैं, द्विबीज पत्री में पाए जाते हैं। जैसे सरसों, चना, मटर, अरहर, उड़द, इन सब में जिसमें दो दालें होती हैं, उन दो दालों में ये सिरा विन्यास वाली पत्तियां होती हैं, एक दाल में जो है ये जालिका विन्यास वाली पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पे पत्तियों के आधार पर भी हम पौधों को पहचान सकते हैं। पत्ता हस्ताक्षर यहाँ पे दिया हुआ है। एक पत्ती को नोटबुक पर इस प्रकार रखें कि खदूरा सिरा वाला भार ऊपर की ओर हो, इससे कागज एक सीट रखें। जमीन का जाल खेल खेलें। जमीन पर इस तरह से जाल का खेल खेल रहे हैं बच्चे, बैठे हुए चारों तरफ खेल खेल रहे हैं। यहां भी कुछ जानवर दिए हैं, घास फूस है, इधर इधर शेर है, इधर सूर्य है, इधर पक्षियां हैं, हिरण है, सर्प है। यहां सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं प्रकृति में। यदि कोई पेड़ किसी पक्षी को भोजन उपलब्ध कराता है या कोई नदी किसी मछली को भोजन उपलब्ध कराता है तो धागा इस खिलाड़ियों को दे दिया जाता है, जबकि पहला खिलाड़ी अभी भी धागे को पकड़े रहता है। जैसे अधिक कनेक्शन बढ़े, वेव बढ़ता जाता है। इस तरह से हम लोगों ने राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की यात्रा किया। अपने परिवार के दोस्तों किसी नजदीकी पार्क में प्रकृति को सैर की योजना बनाएं। खुद को एक गाइड के रूप में तैयार करने के लिए कुछ पौधों की जानों की पहचान करें। यहाँ पे इस तरह से कुछ पौधों पत्तियों की पहचान करते हैं। इस तरह से राज्य के पशु पक्षी और पौधों के नाम लिखे आप। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। चैप्टर नंबर 3 में इतना ही पढ़ना था। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में देखो क्या है। चैप्टर नंबर 4 में है प्रकृति के साथ बढ़ना। अभी हम लोग प्रकृति का सैर किए हुए थे, अब प्रकृति के साथ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो चैप्टर जंगल से होकर के यात्रा, हम जंगलों से यात्रा करेंगे। यहाँ पे पूरे गांव में उत्सव के लिए रोशनी जगमगाता है। यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात करेंगे। यहाँ किसी गांव से होती हुई बसें जो है सड़कों पे दौड़ रही है, फूल पौधे लगे हुए हैं, गांव का सीन है। गांव में आपका स्वागत है। देखो गांव में घुसते हैं बच्चे चमकीले नारंगी लाल फूलों के लदे पेड़ को देखा। रीना ने पूछा इन फूलों को क्या कहते हैं। उनके पिता ने मुस्कुराते यह पलाश का पेड़। यह पेड़ जो है पलाश का पेड़ है। यह पेड़ जो है पलाश का पेड़ है। जिसपे नारंगी लाल फूल देखते हैं, जिसपे नारंगी लाल फूल दिखते हैं। यह पलाश का पेड़ है जो नारंगी लाल रंग के फूल दिखाई पड़ते हैं। और इसी पलाश के पेड़ पे पश्चिम बंगाल में एक ऐसा जंगल था जहां पलाश के पेड़ ही ऐसे दिखाई पड़े थे। और इसी के नीचे जो है एक युद्ध हुआ था जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, जो भारत की भविष्य के लिए बहुत निर्णायक युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध, उसमें इसी पलाश के पेड़ थे।
फूल पूरे जंगल में लाल रंगी रंग के दे, इसीलिए पलाश को जंगल की ज्वाला कहते हैं। ये सीटेट का आपको सवाल है कि जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? पलाश को कहते हैं। पलाश का एक पेड़ अभी देखा जिसमें जो है लाल लाल के फूल दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है आग लगी हुई है, इसीलिए इसे जंगल की ज्वाला के नाम से भी जानते हैं। यहां पे सोलर पैनल की बात कहा गया है। आज भी भारत सरकार सोलर पैनल को बढ़ावा दे रही है। अपने छतों पर सोलर पैनल लगाएं, उससे बिजली बनाएं, अपने भी यूज करें और सरकार को भी बेचें। पलाश को गुजरात में केसुड़ा कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है। पलाश तो उत्तर भारत में है, लेकिन गुजरात में पलाश को क्या कहते हैं? केसुड़ा के नाम से जानते हैं। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह आपके जंगल की यात्रा है। यहाँ पे लोग गांव पे जा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक कुम्हार है जो मटके को बना रहा है, इधर मिट्टी से उसको गढ़ रहा है। यह गांव की यात्रा है। देखो, गांव में जो है मिट्टी के घर होते हैं, गोबर से होते हैं, दूसरी प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं। उस पर पेंटिंग की जाती है और पेंटिंग जो है चावल और आटे में पानी मिलाकर, इसे हम कहते हैं प्राकृतिक रंग। इसका नाम है प्राकृतिक रंग। जो चावल और आटे में पानी मिला करके रंग बनाया जाता है, इसे प्राकृतिक रंग कहते हैं। इको फ्रेंडली होता है। यह जो है नुकसान नहीं करना, पर्यावरण मित्र होता है। यहां पर भी आप देख रहे हैं गोंड कला प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने दीवारों पर चित्रकारी का एक रूप है। कलाकार पेड़, पशु, पक्षी और मनुष्य जैसे प्रकृति बनाते हैं। गोंड एक कला है। यह गोंड कला कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही गोंड जनजातियां पाई जाती हैं। वो जनजातियां जो है एक विशेष प्रकार की कला उकेरित करती हैं, जिसे हम कहते हैं गोंड कला। गोंड कला इस तरह से उकेरी जाती है। प्राकृतिक रंग या तो कुछ फूल, पत्ते, छाल, इनसे चुकंदर, गुड़ और गेंदा जैसे रंग के गुण होते हैं। बच्चे खेती और शहद निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों को देखने के लिए उत्सुक थे। घर में अनाज रखने के लिए मिट्टी के बर्तन, बांस की टोकरियां थी। मिट्टी के बर्तनों के अंदर नीम के पत्ते रखे जाते थे। बांस की टोकरियों को बाहर से गाय के गोबर से लीपा जाता है। इस बीज संग्रहालय से अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। अनाज में कीड़े रखने से बचने के लिए, अनाज में कीड़ों से बचने के लिए उसमें क्या डालते हैं? नीम की पत्तियां डालते हैं। नीम की पत्तियां डाल देते हैं अनाज में कीड़ों से रखने की। इस तरह से बांस की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपके घर के आसपास भी इस तरह से दिखाई पड़ेंगे। ये मिट्टी के मटके हैं, ये सूप है। इस तरह से बांस के कुछ चीजें बनाई जाती हैं। जेनु कुरुबा कर्नाटक की एक जनजाति है। यह भी आपका सीटेट का क्वेश्चन है 2025 का। जेनु कुरुबा कर्नाटक की जनजाति, इसका नाम जेनु शब्द से आया है, जिसका अर्थ है शहद। जब ये मधुमक्खियों के छत्तों से शहद इकट्ठा करते हैं तो मधुमक्खियों से माफी मांगने के लिए गीत गाते हैं। यह प्रकृति के प्रति उनका सम्मान का। एक है जेनु कुनबा, जहां पे जो है मधुमक्खियों से छत से अगर हम शहद निकालते हैं तो इस तरह से लोग क्या करते हैं? बैठ के गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, उनके सम्मान में उनसे क्षमा याचना मांगते हैं शहद निकालते समय। नीम के तेल से बना मिश्रण, इसमें हाथ पैर और देखो, अगर रीना और अमित जश्न मनाने के लिए तैयार हो गए, उन्हें दादी ने एक डिब्बे में तरल पदार्थ की बोतलें निकाली। यह नीम के तेल से बना मिश्रण है। इन हाथ और पैरों में लगने से मच्छर और नहीं काटते हैं। नीम का तेल जो होता है वो अगर हाथ और पैर में पोत लेंगे तो आपको मच्छर नहीं काटते हैं। आपको मच्छर कैसे पहचानते हैं? तलवे की गंध से। मच्छर आपको कैसे पहचानते हैं? तलवे की गंध से।
तलवे की गंध से मच्छर पहचानते हैं, मच्छर आदमी को पहचानते हैं। इस तरह से यहाँ पर फिर विभिन्न प्रकार के चित्र दिया है, यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ है। जगमगाती रोशनी और खुशहाल जीवन। शाम को पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। सभी लोग एक बड़े मैदान में एकत्रित, लोग पारंपरिक कपड़े और गहने पहने हुए थे। उत्सव शुरू होने से पहले भगवान और प्रकृति की पूजा की गई। ढोल और नगाड़े से, देखो जहां भी फेस्टिवल होता है भगवान और प्रकृति की पूजा की जाती है, चूंकि गॉड गिफ्टेड है। ढोल और नगाड़े की ध्वनि वातावरण गूंज उठा। तेज धुनों से सभी लोगों को जश्न मनाने के मजबूर कर दिया। अमित और रीना भी उसमें शामिल हुए और पारंपरिक नृत्य का आनंद लिया। यहाँ पे पारंपरिक नृत्य है, ट्रेडिशनल नृत्य है, जो अब ढोलक बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। पारंपरिक नृत्य गीतों का पता लगाकर वार्षिक दिवस में सहपाठियों के साथ करें। पवित्र ग्रोव स्थानीय समुदाय संरक्षित जंगलों में छोटे टुकड़े हैं। उनके भीतर के पेड़ और वन्य जीव सुरक्षित है। ये समुदाय के लिए इकट्ठा होने, पूजा करने और सुंदरता का जश्न मनाने के लिए महत्वपूर्ण है। पवित्र ग्रोव स्थानीय समुदाय है, समूह है, और उसमें जंगलों में छोटे छोटे टुकड़े संरक्षित होते हैं। यहां पर इस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। एक्टिविटी भी है। यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, पक्षियों को पानी पिलाते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं। यहां पर क्या है, पक्षियों के लिए भोजन और पानी देना, पेड़ लगाना, सफाई अभियान का आयोजन करना, ये 3 चित्र यहां पे दिया हुआ है। इसी के साथ ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। घर पर ऐसा है, स्कूल ऐसा है, पार्क ऐसा है, हमारे इलाके में ऐसे हैं। इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। माई गार्डन है। इस तरह से सारे चैप्टर आपके 2 चैप्टर हमने पढ़ा आज, तीसरी और चौथी क्लास का तीसरा चौथा चैप्टर पढ़ा। ऐसे ही आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।